और जैसा कि आपका जो ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं उसमें अभी तक जितने भी टॉपिक पढ़ाए गए उसमें से एक खास टॉपिक ये भी है भारत के प्रमुख बंदरगाह। अगर एक टॉपिक देखा जाए तो जो आपको एक पढ़ाया गया था थल परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट, उसी का ये जल परिवहन का टॉपिक है। एक नंबर बड़ा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सी पोर्ट्स यानी कि बंदरगाह के बारे में। तो देखा जाए अगर बंदरगाह तो ये शब्द बना है बंद प्लस दर और प्लस गाह। ठीक, अब देखिए इस बंद का मतलब ही होता है इंग्लिश में कहते हैं क्लोज, क्लियर। और दर का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है स्थान। क्या मतलब होता है? स्थान। और जो गाह होता है उसका मतलब होता है घेरा यानी सर्कमफेरेंस हम लोग कह देते हैं ना, या परिमाप कहते, पेरीमीटर्स कह देते हैं। तो अगर देखा जाए तो जो गाह है इसका मतलब होता है घेरा, क्लियर। तो वह स्थान जो क्या है बिल्कुल बंद है और पानी की तरफ क्या है, पानी ने उसको क्या कर रखा है, घेर रखा है। अब हम लोग बात करेंगे जो थल पार्ट होता है। तो जब समुद्र की लहरें आती हैं तो कोई जो थल पार्ट है, जब समुद्र की लहरें आएंगी और जहां पर जो ये लैंड है बिल्कुल सॉफ्ट होती तो ये अपने क्या करती हैं, आके इससे टकराती हैं। तो जो टकराती है तो टकराने से क्या होता है, थल पार्ट में क्या आती है, घिसावट आती है। तो इस तरह से थल पार्ट कटता रहता है, मिट्टी कट कट के समुद्र में जाती रहती। और अगर देखा जाए तो इस तरह से यू शेप का जो है आकार बनता चला जाता है यानी सी टाइप का। अब अगर जो देखें तो ये पार्ट क्या कहलाता है, बंदरगाह कहलाता है। और इसी जगह पर क्या होते हैं कि जो यातायात में प्रयोग किए जाते हैं जहाज, उनको इस एरिया में क्या है आने दिया जाता है। तो ये दो तरह से होते हैं, एक तो होता है कि प्रकृति ने काट कर बनाया है जगह, और दूसरा है कि जो है मानव ने ये जगह काट के इस तरह से बना दी है ताकि सी पोर्ट्स जो है पर जो है वो जहाज वो बहुत आराम से आ सके। तो हम लोग देखेंगे ये दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं मानव निर्मित जिनको कृत्रिम कहते हैं, ठीक। और दूसरा अगर देखा जाए तो नेचुरल होते हैं यानी प्राकृतिक। दो तरह से बंदरगाह हम लोग यहाँ पर जानेंगे बंदरगाह में कि जो हमारे भारत है तो भारत में 9 राज्य समुद्र के किनारे हैं, जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और आपका ये पश्चिम बंगाल, ये समुद्र के किनारे हैं। ठीक, ये जब आप पढ़ते हैं समुद्र के किनारे जो है भारत की विस्तार एवं विस्तृति, तो वहां पर भी इस चीज का जिक्र होता है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे बड़ा अगर देखा जाए कोस्ट लाइन में स्टेट वो गुजरात आता है। तो हम लोग सबसे पहले अगर जो बात की जाए इसी में तो जो 9 राज्य समुद्र के किनारे हैं तो कोस्ट लाइन पर ही बंदरगाह होंगे। तो इसमें से देखेंगे दो तरह से कोस्ट लाइन को डिवाइड किया गया, एक पश्चिमी घाट बोला जाता है और एक पूर्वी घाट बोला जाता है। पश्चिमी घाट में गुजरात, आपका महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला आते हैं, जबकि पूर्वी घाट में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और कोलकाता आते हैं, क्लियर। तो हम लोग देखेंगे जो बंदरगाह है, ठीक, इसका कॉन्सेप्ट इसके लिए हम लोग देखेंगे कि अभी जो है सबसे पहले जब देश आजाद हो गया तो क्या किया गया कि जो है बंदरगाह ट्रस्ट अधिनियम 1963 में बंदरगाह ट्रस्ट अधिनियम आया और इसके तहत यह काम किया गया कि यातायात को बढ़ावा दिया गया, यातायात को बढ़ावा दिया गया। दूसरा इसके तहत क्या हुआ कि विदेशी जो है जो निवेश होता है, जो विदेशी जो है यातायात होता है, निर्यात होता है और कोई वस्तु आयात होता है, इन सब चीजों में क्या है विकास, इसके डेवलपमेंट के लिए ये एक जो है बंदरगाह ट्रस्ट अधिनियम लाया गया, क्लियर। लेकिन अगर जो हम लोग बात करें इसी में 2020 जब मोदी सरकार बनी तो उसमें बंदरगाह प्राधिकरण जोड़ा गया, ठीक, प्राधिकरण।
ठीक, जो बंदरगाह प्राधिकरण है दरअसल ये क्या किया गया, जो 1963 का ये बंदरगाह ट्रस्ट अधिनियम था, इसी में चेंजेस कर दिए गए और इसके उद्देश्य बदल गए। जैसे वाणिज्य एवं जो व्यापार था, अगर हम लोग बात करें तो जो वाणिज्य था भारत में और व्यापार, ठीक, इसके जो है ढांचे को बहुत मजबूती दी गई और इसको बढ़ावा दिया गया ताकि जो है इंडियन जो ट्रेडिंग है वो विश्व लेवल पर अगर देखा जाए वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट पीक पॉइंट पर पहुंचाई जा सके, ताकि भारत भी ट्रेडिंग के मामले में अपना कुछ स्थान बना सके। जब WTO जो रहता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें भारत का जो प्रतिनिधित्व थोड़ा बढ़े, ठीक, इसी वजह से प्रमुख बंदरगाहों के जो संस्थागत फ्रेमवर्क था उसका आधुनिकीकरण कर दिया गया, यानी कि मॉडर्नाइजेशन कर दिया गया। इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी को और बढ़ावा दिया गया, ठीक, और इसके बाद जो प्रमुख बंदरगाह थे, ठीक, उसके गवर्नेंस को विकसित करने के लिए क्या किया गया, ये जो है 2020 प्राधिकरण लाया गया। क्लियर है? अब देखेंगे हम लोग जो बंदरगाह है, तो जो भारत में बंदरगाह देखा जाए तो दो तरह से हम लोग पढ़ेंगे। अगर देखा जाए कुल मिला के हम लोग बात करें बंदरगाह की, तो भारत में कितने 200 बंदरगाह हैं। कितने बंदरगाह हैं? 200 बंदरगाह हैं भारत में। क्लियर? उसमें से अगर जो हम लोग बात करें जो गुजरात है, इसमें 40 बंदरगाह हैं। कितने बंदरगाह हैं? 40 बंदरगाह हैं। अगर जो बात करें, ठीक, महाराष्ट्र, इसमें 53 बंदरगाह हैं। कर्नाटका में 10 बंदरगाह हैं। गोवा में 5 बंदरगाह हैं। ठीक, केरला में 17 बंदरगाह हैं। तमिलनाडु की बात करें 15 बंदरगाह हैं और आंध्र प्रदेश की बात करें 12 बंदरगाह हैं और 13 जो बंदरगाह हैं आपके उड़ीसा में हैं और 2 बंदरगाह आपके पश्चिम बंगाल में। जबकि बात हम लोग कहां करें, दमन एंड दीव की, जो दमन एंड दीव है यहाँ पर 2 बंदरगाह हैं। क्लियर? अगला अगर जो हम लोग बात करें लक्षद्वीप, ठीक, लक्षद्वीप यहाँ पर भी कितने हैं, 10 बंदरगाह हैं। इसके बाद पुदुचेरी, ठीक, यहाँ पर भी कितने बंदरगाह हैं, 2। और अंडमान निकोबार की बात किया जाए यहाँ पर 23 बंदरगाह। यानी भारत में छोटे और बड़े सब मिला के टोटल कितने हैं, लगभग 200 बंदरगाह हैं। क्लियर? जो ये 40 आपको गुजरात में बताए गए और 53 ये बताए गए, इन पर जो है राज्य सरकार नियंत्रण करती है। ठीक, जबकि जो मेजर बंदरगाह वो कितने भारत में 13 सबसे बड़े बंदरगाह हैं, जिस पर क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको गवर्न करती है। ठीक, तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पर बंदरगाह के टॉपिक में कि 2 तरह से, एक तो पूर्वी घाट के और एक पश्चिमी घाट के। तो जैसे पूर्वी घाट पश्चिमी घाट के हम लोगों ने देखा, कांडला बंदरगाह हो गया आपका, ठीक, और इसका आपका जो है मुंबई बंदरगाह हो गया और फिर न्यावा सेवा बंदरगाह, इसी को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहते हैं। और जो है मर्मो गोवा, ठीक, न्यू मंगलोर और कोचीन बंदरगाह। क्लियर है बात? तो ये कहा के पश्चिमी घाट के। पूर्वी घाट की बात करें, अगर जो हम लोग पश्चिमी घाट की बात किया जाए तो इसके पहले जो आप मैप देखेंगे, इस मैप में इधर कौन सा सागर है, ये है अरब सागर। कौन सा सागर है? अरब सागर है। तो जो पश्चिमी घाट में अगर पूछा जाए, ये जो पश्चिमी घाट के आपको बंदरगाह बताए गए, पूछा जाए किस सागर के किनारे हैं या तट पर है, तो आपको बताना होगा अरब सागर। जबकि जो पूर्वी घाट है ये पूछा जाए तो बंगाल की खाड़ी। ठीक, क्या है? बंगाल की खाड़ी। और पूर्वी घाट के तूतीकोरिन, चेन्नई बंदरगाह, एनोर बंदरगाह, विशाखापत्तनम बंदरगाह, पारादीप, हल्दिया और कोची, ये बंदरगाह है। क्लियर? आप देखिए क्वेश्चन क्या बनता है, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी घाट का है। समझ पा रहे हैं? या निम्नलिखित में से कौन सा घाट पूर्वी घाट का नहीं है। समझ पा रहे हैं पॉइंट को? अच्छे से समझेंगे। इसी वजह से आपको यहाँ मैप पर भी बताएगा और यहाँ पर देखिए आपको बताएगा पश्चिमी घाट के कौन कौन से और पूर्वी घाट के कौन कौन से बंदरगाह हैं। ठीक, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से बताइए कौन सा पश्चिमी घाट का बंदरगाह है, या पूछ लिया जाएगा कौन सा जो है पूर्वी घाट का बंदरगाह है, या पूछ लिया जाएगा आपसे बताइए निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी घाट का बंदरगाह नहीं है, या निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी घाट का बंदरगाह नहीं है। एक तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है।
दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, पूछा जाएगा कि बताइए कांडला बंदरगाह या जो है मुंबई बंदरगाह या न्यू मंगलोर या कोचीन, ये बताइए इनके राज्य पूछे जा सकते हैं कि किस राज्य में। तो आपको जानना है कांडला कहाँ है, गुजरात में है, जो है मुंबई महाराष्ट्र में है, और न्यावा सेवा यानी जवाहरलाल नेहरू ये कहाँ पर है बंदरगाह, ये आपका बंदरगाह है ठीक महाराष्ट्र में। और मर्मो गोवा पूछा जाए तो गोवा में है, न्यू मंगलोर कर्नाटक में पड़ेगा, कोचीन बंदरगाह केरला में पड़ेगा। क्लियर। अगर पूर्वी घाट के बंदरगाह की बात किया जाए तो तमिलनाडु कहां पड़ेगा, तूतीकोरिन में, और चेन्नई बंदरगाह तूतीकोरिन कहां पड़ेगा तो तमिलनाडु में, चेन्नई कहां पड़ेगा तमिलनाडु में, और एनोर कहां पड़ेगा तमिलनाडु में, जबकि विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में पड़ेगा। और जो पारादीप है ये उड़ीसा में, हल्दिया और कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल में। तो एक तो स्टेट को लेके पूछेगा, एक घाट को लेके पूछेगा, पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट, एक पूछेगा बताइए, कभी कभी क्वेश्चन बदल देगा, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जो है बंगाल की खाड़ी का बंदरगाह है या कौन सा अरब सागर का बंदरगाह है। क्लियर है, समझ पा रहे हैं। एक एक बिल्कुल जो भी चीजें बताई जा रही आप बहुत क्लियर उसको जो है सुनिए और नोट्स बनाते रहेंगे। क्लियर, क्योंकि यही सब छोटी छोटी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। क्लियर, चलिए आगे बात। अब तीसरा जो क्वेश्चन बनता है, पहला आपसे क्वेश्चन बनेगा कि बताइए पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट का, बंगाल की खाड़ी में है, अरब सागर में, दूसरा स्टेट पूछा जाएगा। और जो तीसरा क्वेश्चन वो ये बनेगा कि बताइए ये मैन मेड है या नेचुरल है। समझ पा रहे हैं ना, ठीक, यानी कि ये प्राकृतिक बंदरगाह है या ये बंदरगाह कैसा है जो है आपका मानव निर्मित है। तो दो चीजें आप समझेंगे। देखिए जो पश्चिमी घाट में आएंगे तो कांडला बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, और फिर है आपका ये न्यू मंगलोर और कोचीन, ये 4 बंदरगाह प्राकृतिक हैं, जबकि जो आपका है न्यावा सेवा और मर्मो गोवा ये कैसे बंदरगाह, ये आपके मानव निर्मित है। ये आप एक जो आपके सामने भी ग्राफ बनाया गया, इसको अच्छे से दिमाग में बिठा लेंगे, इसमें सारी चीजें वो कर दी गई, बस थोड़ी चीजें जो विशेषता होती है वो हम अलग बताएंगे। पूर्वी घाट में देखा जाए तो कोलकाता, हल्दिया यानी 2 केवल प्राकृतिक, पारादीप और विशाखापत्तनम को याद रखेंगे। जो आपको 13 बंदरगाह ये प्रमुख हैं, बड़े हैं भारत के, इसमें से केवल आपको 6 याद करना, 6 प्राकृतिक हैं और 6 आपका क्या है मानव निर्मित है। तो अगर हम लोग बात करें जैसे पश्चिमी घाट में 4 हैं और पूर्वी घाट में 2 हैं, ये कैसे प्राकृतिक, ठीक। तो जो पश्चिमी घाट आपको बताया गया है कि जैसे प्राकृतिक कांडला है, मुंबई है, ठीक, और फिर आपका जो है न्यू मंगलोर है और कोचीन है, जबकि पूर्वी घाट में अगर बात किया जाए पारादीप और विशाखापत्तनम ये प्राकृतिक है। क्लियर है बात। अब हम लोग बात करेंगे, इसी में देखेंगे एक एक बंदरगाह का थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी पढ़ेंगे, ठीक। देखते हैं तो जो यहां से 3 तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, बनते हैं पेपर में, वो आपको बता दिए गए हैं। अब जो चौथा क्वेश्चन बनता है वो विशेषता को लेके बनता है, ठीक। देखेंगे सबसे पहले एक एक बंदरगाह को लेके जो है नाम उठाते। सबसे पहले यहाँ पश्चिमी घाट को लेके चलेंगे और कांडला बंदरगाह के बारे में चलेंगे, ठीक। सबसे पहले अगर जो हम लोग बात करें कांडला बंदरगाह, तो अगर जो हम लोग देखें तो जो ये गुजरात आपका राज्य है, इसके बाद आपका जो है देखेंगे इधर पार्ट, ठीक, तो ये अटैच करता है पाकिस्तान से। क्लियर। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पाकिस्तान में जो अब कराची शहर है, कराची शहर, तो गुलामी से पहले बात किया जाए पाकिस्तान और भारत पूरा एक ही था। इसके बाद 1947 में क्या हुआ, भारत आजाद हुआ। तो जब 1947 में भारत आजाद हुआ और 1947 में ही भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग देश बन गए। तो जो कराची बंदरगाह था ये बंदरगाह कहाँ चला गया, पाकिस्तान में। अब भाई वो दूसरे देश का हो, और अगर देखा जाए उस समय सबसे बड़ा कोई बंदरगाह था या कोई फेमस था वो था कराची। अब भारत के सामने मजबूरी आ गई उसको भी अपना कोई ना कोई बंदरगाह तलाशना, क्योंकि वो भाई अपने बंदरगाह से क्यों सामान जो है आपको लाने ले जाने दे। क्लियर। और लाने ले जाने भी देगा तो उसके लिए कस्टम ड्यूटी देना पड़ता। तो भारत की अगर जो देखा जाए इकोनॉमी क्या है, ज्यादा यहाँ से डाउन होती और पाकिस्तान की इकोनॉमी
ग्रोथ करती, क्योंकि यहाँ हम लोग क्या है बदले में उसको कस्टम ड्यूटी देते। इस वजह से क्या किया गया कि 1947 में जब ये कराची चला गया पाकिस्तान में, तो 1947 में एक बंदरगाह जो है ये है आपका कांडला बंदरगाह। क्लियर। तो जो कांडला बंदरगाह है ये 1947 में अगर देखा जाए 1947 में इसका जो है क्या किया गया, ये प्राकृतिक बंदरगाह था, तो इस प्लेस को चूज किया गया और भारत सरकार के द्वारा बंदरगाह के रूप में इसको मान्यता दी गई। आगे हम लोग बात करेंगे। तो ये कहां पर पड़ता है, गुजरात में आपसे पूछा गया। और गुजरात में अगर देखा जाए तो जो ये इसका पश्चिमी पार्ट है भारत का, ये है अरब सागर, और इसी अरब सागर में पड़ता है आपका कच्छ का रण। क्या पड़ता है, कच्छ का रण। तो उसका पड़ोसी हो जाएगा पानी वाला भाग, तो उसको कहेंगे कच्छ की खाड़ी। तो ये गुजरात में कहां पर पड़ेगा, कच्छ की खाड़ी। क्लियर है बात। अब अगर देखा जाए जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पर एरिया कम है, तो ऐसे में क्या होता था कि जब यहाँ पर पानी हमेशा क्या ऐसा राउंड राउंड घुमा करता, और जब टाइडल वाली जो यहाँ रहता है कि जब सूर्य चंद्रमा, तो यहाँ पर क्या है टाइड आते हैं, ज्वार आते हैं, इसी वजह से यहाँ का पानी बड़ी तेज राउंड करके ऊपर उठता है। ठीक। तो कभी कभी यहाँ का जल स्तर जब टाइडल आएंगे तो बढ़ जाएगा, और जैसे ज्वार भाटा खत्म हुआ तो क्या हो जाएगा, वहां पर पानी थोड़ा जल स्तर गिर जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो अगर देखा जाए तो यह किस प्रकार का बंदरगाह है, एक ज्वरीय बंदरगाह है। कैसा है, ज्वरीय बंदरगाह है। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कांडला किस प्रकार का बंदरगाह है, तो ज्वरीय बंदरगाह। समझ पा रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे 2017 की बात है, 2017। और जो है जब मोदी सरकार बनी तो उसने क्या किया, इसका नाम बदल दिया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया। क्या कर दिया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ठीक। तो अगर जो आपसे पूछा जाए कि बताइए कांडला बंदरगाह को अब किस नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक, वो हो जाएगा, ठीक, जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। क्लियर है बात। अगर देखा जाए आयात और निर्यात के मामले में ये जो पूरे भारत का जो यहाँ से होता है, तो ये इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 16% का। कितना परसेंट का है, 16% का है। क्लियर है। तो एक कैसा है, टाइडल पोर्ट है। किस तरह का पोर्ट है, टाइडल पोर्ट है, यानी कि ज्वरीय बंदरगाह है। क्लियर है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। चूंकि अब ये ज्वरीय बंदरगाह था, इसके बाद हम लोग देखेंगे तो दूसरा यहां पर आएंगे जो अरब सागर में ही, तो आपको पड़ेगा मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह। क्लियर है। तो मुंबई बंदरगाह के बारे में आपको ये जानना है। ठीक। अगर देखा जाए तो जो इसका एरिया है, पहली बात तो जानेंगे तो 400 किलोमीटर स्क्वायर। क्लियर है। तो जो है 400 स्क्वायर किलोमीटर का ये इसका एरिया है। और किस प्रकार का बंदरगाह, हाँ टाइडल एक ऐसा था प्राकृतिक बंदरगाह है। अगर कांडला कैसा था ये, तो जो ज्वरीय बंदरगाह कांडला है कैसा है, प्राकृतिक है। तो ये भी किस प्रकार का बंदरगाह है, प्राकृतिक बंदरगाह है। क्लियर है। अब देखेंगे इसका एरिया सबसे ज्यादा है भारत में, तो यह भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक, एरिया में। एक बात अगर देखा जाए, चूंकि ये कैसा है, प्राकृतिक है, तो पूछा जाता है, और भारत में और जो है प्राकृतिक है, तो पूछा जाता है कि बताइए भारत का, कभी कभी वो पूछेगा प्राकृतिक सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा हो जाएगा, तभी आपका आंसर क्या हो जाएगा, यही। तीसरा टाइप इसको लेके क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए अरब सागर या पश्चिमी घाट का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तब भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, मुंबई बंदरगाह हो जाएगा। क्लियर है बात। अब देखेंगे इसी में, ठीक, जो ये बंदरगाह है, ठीक, तो सालसाट द्वीप पर स्थित है। क्लियर।
तो अभी आपको बताया गया भारत का सबसे बड़ा, या अरब सागर का सबसे बड़ा, या आपसे पूछा जाएगा पश्चिमी घाट का सबसे बड़ा बंदरगाह, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई। अगर जो आपसे पूछा जाए तो क्या है, किस द्वीप पर, तो साल 60 द्वीप पर है। क्लियर? जब समुद्र का किनारा जाएंगे तो वो पूरा क्या है, थोड़ा एरिया कटा फटा रहता है। कहीं आप देखेंगे कि समुद्र के चारों तरफ पानी है, तो इस तरह से छोटे छोटे इसी समुद्र के कोस्ट लाइन पर द्वीप टाइप की संरचना, तो वही साल 60 द्वीप है। तो साल 60 द्वीप पर स्थित है। क्लियर है बात? ठीक। अगर देखा जाए ओवरऑल पूरे भारत की बात किया जाए तो यहां से 20% का कारोबार होता है। कितना परसेंट होता है कारोबार? 20% ही अकेले कारोबार करता, जबकि कांडला कितना करता था? 16 करता था। क्लियर है? अब देखेंगे जब आप किसी पोर्ट पर जाएंगे तो देखेंगे जैसे समुद्र का किनारा है इस तरह से, तो वहां पर भी रहता है कि जहां पर पोर्ट आके जो है खड़े होते हैं उसको जो है अगर देखा जाए तो कहते हैं हिंटरलैंड। क्या कहते हैं? हिंटरलैंड। क्लियर? जहां पर पोर्ट पर आके जहाज रुकता है जिस स्थान पर, उसको क्या कहा जाता है? हिंटरलैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंटरलैंड्स कहा जाता है। समझ पा रहे हैं? तो ये कितने हिंटरलैंड्स में बटा हुआ है, यानी कि इसमें जो प्लेस है वो 3 जगह पे आके जो है जहाज खड़े हो सकते हैं। वो कौन कौन से पार्ट हैं? तो अगर देखा जाए इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला कौन सा है? तो इसको कहते हैं विक्टोरिया। क्या कहा जाता है? विक्टोरिया। चूंकि बात है ये जब अंग्रेज थे तो अंग्रेजों ने जो है अपने महारानी या अपने देश के किसी फेमस व्यक्ति के नाम पर जगहों को जो है नामकरण किया करते थे, वैसे ही तो ये विक्टोरिया एक पार्ट हो गया जहां पर जहाज खड़ा होता। दूसरा हो गया प्रिंस। दूसरा क्या हो गया? प्रिंस हो गया। और तीसरा जो है इंदिरा हो गया। कौन सा हो गया? इंदिरा। तो ये 3 इसमें प्लेसेस हैं जिनको अलग अलग जहां पर जहाज खड़ते हैं। तो हिंटरलैंड्स, उन 3 हिंटरलैंड्स के नाम कौन कौन से हैं? विक्टोरिया, प्रिंस, इंदिरा। क्लियर है बात? अब हम लोग बात करेंगे, देखेंगे यहां से नेक्स्ट। तो सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा हो गया आपका? मुंबई। तो हम लोगों ने कांडला बंदरगाह के बारे में सीखा और जो है मुंबई बंदरगाह के बारे में सीखा। अब देखेंगे तीसरा है न्हावा सेवा। कौन सा है? न्हावा सेवा। ये समझेंगे। इसी का को कहा जाता है जवाहरलाल नेहरू। ठीक। क्या कहते हैं? इसी का नाम क्या रखा गया है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहते हैं। देखेंगे ये जो बंदरगाह है ये कैसा है? कृत्रिम है, मानव निर्मित है। अगर जो हम लोग बात करें जो ये आपका मुंबई बंदरगाह था, इस पर भी जो है क्या रहता था कि बहुत ज्यादा प्रेशर था, दबाव था। क्लियर है? बहुत ही जहाज आते थे, तो कोई एक जहाज है उसको खाली होने में टाइम लगता है। क्लियर? क्योंकि जो जहाज होते हैं ये डायरेक्ट पूरे थल पर तो पहुंच नहीं पाते। ये तो बड़े बड़े जहाज जाके पानी में ही खड़े हो जाएंगे और लगभग जो है जहां पर इनका प्लेस होता 15 मीटर गहरा, इतने प्लेस से आगे जब थोड़ा बढ़ेंगे तो जैसे जैसे जमीन आती रहेगी तो आगे नहीं बढ़ सकते। तो फिर जहाज से जो है छोटी छोटी नाव में सामान उतारा जाता और इसके बाद इनको जो है समुद्र के बिल्कुल किनारे, फिर वहां से जो है गाड़ी वगैरह पर फिर डिलीवर्ड किया जाता है। और वहां का सामान जो हमको बाहर निर्यात करना होता है, ठीक, वो सब चीजें क्या की जाती है? इसी सामान पर भर के फिर छोटी नाव की इस तरह से प्रोसेस चलता रहता है। तो अगर बात किया जाए तो इस दबाव को, इसकी जो है जो इसका बिजी शेड्यूल था उसको थोड़ा क्या इजी करने के लिए क्या किया गया? ठीक, कि इसका निर्माण किया गया। तो जो न्हावा सेवा है इसका निर्माण जो है मुंबई बंदरगाह पर जो है भारी भरकम लोड को कम करने के लिए क्या किया गया? तो आपने पढ़ा होगा महाराष्ट्र में अजंता एलोरा गुफाएं पढ़ी। ऐसे यहाँ पर देखा जाए तो जो ये है महाराष्ट्र, किसी में पड़ता है समुद्र में एलिफेंटा। क्या पड़ता है? एलिफेंटा।
एलिफेंटा की गुफाएं। तो जो एलिफेंटा द्वीप है इस पर स्थित है, समझ पा रहे हैं। और जो है इसका काम क्या है, ठीक, तो इसका काम है मुंबई के जो है कम करना। ये पेट्रोलियम गैसेस और इन सब का ये भी क्या करता है, जो है यहाँ से आयात और निर्यात होता है, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे, देखेंगे नेक्स्ट है आपका मोर्मोगोवा। क्लियर। जो मोर्मोगोवा है, तो मोर्मोगोवा कहां पर स्थित है? हाँ, न्याय की बात किया जाए तो ये कैसा है, अगर जो देखा जाए न्हावा सेवा की बात किया जाए या जवाहरलाल, तो ये कैसा है, कृत्रिम बंदरगाह है कहां पर, महाराष्ट्र में। ये बात याद रखेंगे, ठीक। और पूर्वी पश्चिमी घाट और अरब सागर, वो तो सब कॉमन पॉइंट हो गया। चलिए देखेंगे मोर्मोगोवा के बारे में। जो मोर्मोगोवा है, ठीक, ये कहां पर है, गोवा में स्थित है। पहला पॉइंट तो गोवा में, ठीक। दूसरा पॉइंट अगर देखा जाए, अरब सागर के किनारे अगर देखा जाए तो जुआरी नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है, तो जुआरी नदी के तट पर है, नदी के तट पर स्थित है। समझ पा रहे हैं, तो जुआरी नदी के तट पर ये स्थित है। समझ पा रहे हैं बात को। अगर देखा जाए यहाँ से जो है निर्यात चीजें होती, आयात बहुत कम होता है। यहाँ से जो भी चीजें होती है वो मैक्सिमम निर्यात यहीं से होता है। तो भारत का मैक्सिमम जो निर्यात है वो सबसे ज्यादा कहाँ से होता है, मोर्मोगोवा से होता है। क्लियर है बात। और ये भी क्या है, इसी मुंबई और न्हावा सेवा को के जो है भार को कम करने के लिए इसको भी क्या किया गया है, इसका जो है निर्माण किया गया है। क्लियर है। और ये भी कैसा है, एक कृत्रिम है। कैसा है, तो मानव निर्मित बंदरगाह है। क्लियर। ये सारी चीज थी। अगला हम लोग बात करेंगे जो न्यू मंगलोर है। हाँ, एक थोड़ा जो है, जो न्यू मंगलोर की अगर जो बात किया जाए तो ये जानेंगे न्यू मंगलोर के बारे में। आप लोगों ने पश्चिमी घाट पढ़ा होगा और उसमें कर्नाटक में एक खान आती है जो है कुद्रेमुख। कौन सी खान आती है, कुद्रेमुख। और ये क्या है, लौह जो है इस्पात के लिए जानी जाती है। तो लोहे के इस्पात का क्या यहाँ से होता है, खुदाई होता है। तो अगर बात किया जाए तो जो कुद्रेमुख से लौह इस्पात जो है का उत्पादन किया जाता है, उसको निर्यात करने के लिए न्यू मंगलोर, तो जो न्यू मंगलोर है यहाँ से किसका निर्यात होता है, लौह अयस्क का निर्यात होता है। और ये कर्नाटक में है। कहाँ पर, कर्नाटक में है। और एक कैसा है, प्राकृतिक बंदरगाह है। कैसा है, प्राकृतिक बंदरगाह है। क्लियर। और जो है मैक्सिमम जो यहाँ से लौह अयस्क का निर्यात होता है वो कहाँ को होता है, जापान को होता है। क्लियर। अगर देखा जाए जापान एक छोटा सा, तो उसमें प्रशांत महासागर का द्वीप है और सबसे ज्यादा वहां पर ज्वालामुखी फटते रहते हैं। पूरा अगर देखा जाए उसके पास किसी प्रकार का कोई जो है संसाधन, प्राकृतिक भंडार नहीं है, लेकिन तब भी डेवलप है। क्यों, क्योंकि उसके पास दिमाग है। और वो क्या करता है, अपने दिमाग से हर चीज को क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बल पर ही सारे काम करता रहता है। और आप देखेंगे जितने भी आते हैं प्रोडक्ट, चाहे वो ऑटोमोबाइल्स में हो, चाहे मोबाइल्स सेक्टर में, देखिए सब आता है। आप लोगों ने जो है अगर देखा होगा तो बहुत सारी जापानीज कंपनियां यहाँ पर काम करते हैं। जो आप सुजुकी वगैरह, होंडा वगैरह ये कंपनियां देखते हैं, ये सब कहाँ की हैं, ठीक। कावासाकी वगैरह है, ये सब कहाँ की हैं, जापान की। ठीक। चलिए देखते हैं यहाँ पर तो जो है क्या करता है, लौह अयस्क का निर्यात यहाँ से होता है, कर्नाटक में स्थित है, पश्चिमी जो है घाट में है। क्लियर। अरब सागर के किनारे। क्लियर। चले आगे हम लोग बात करेंगे इसी में न। उसके बाद है कोची, जो है पश्चिमी घाट का अगला जो देखा जाए तो कौन सा है, कोची। कोचीन है, कहीं कहीं कोच्चि मिलेगा। क्या मिलेगा, कोच्चि। अगर देखा जाए तो ये कहां पर स्थित है, केरल में स्थित है। कहां पर है, केरल में स्थित है। कभी कभी तट पूछ लेता है तो ये मालाबार तट आएगा। क्या आएगा, मालाबार तट जो है
पूछा जाएगा। अगर देखा जाए जो कोचीन है बहुत खूबसूरत शहर है और एक खूबसूरत बंदरगाह भी है, इसी वजह से कोचीन को जो है अरब सागर की रानी कहते हैं। कोचीन को क्या कहा जाता है? अरब सागर की रानी। अरब सागर की रानी कोचीन को कहते हैं। क्लियर है बात? और अगर देखा जाए किस प्रकार का बंदरगाह है? प्राकृतिक बंदरगाह है। और यहां से अगर देखा जाए जो इलायची, काजू, ठीक, एवं गरम मसाले, इनका निर्यात किया जाता है। इनका निर्यात बड़े पैमाने पर होता है। क्लियर? तो अगर देखा जाए ये पश्चिमी घाट के बंदरगाह थे। आपको बस जानना है जो पश्चिमी घाट में 4 प्राकृतिक हैं और बाकी सब कैसे हैं? मानव निर्मित। मुंबई, कांडला, ठीक, और आपका जो है न्यू मंगलोर और कोचीन, ये प्राकृतिक। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे पूर्वी घाट। जो पूर्वी घाट में है तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक, तो ये है आपका कोलकाता। ठीक, अगर बात करें, हाँ, कोचीन पर एक पॉइंट और समझ लेंगे। 1928 में इसको जो है भारत सरकार के द्वारा जो है, जब यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके द्वारा इसको मान्यता दी गई थी। क्लियर? अब आगे हम लोग बात करेंगे एक तरफ से पूरा सेल, पहले जो है कोलकाता बंदरगाह के बारे में। जो कोलकाता बंदरगाह है अगर देखा जाए ये कैसा बंदरगाह है, तो हम लोग बात करेंगे मानव निर्मित यानी कि कृत्रिम बंदरगाह। कृत्रिम बंदरगाह है। क्योंकि ये किस नदी के किनारे है? तो हुगली नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे बनाए गए। सारे बंदरगाह समुद्र के किनारे और ये नदी के किनारे, इसलिए यह एक कैसा है? नदी बंदरगाह है। क्या कहेंगे? कैसा है? नदी बंदरगाह। क्लियर? और अगर देखा जाए जो अभी आपको बताया गया था कि ये पश्चिम बंगाल में, कहां पर है? अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में ये पड़ेगा। और जो कोलकाता है, अभी आपको एक पॉइंट बताया गया था, ठीक, हिंटरलैंड। क्या बताया गया था? हिंटरलैंड्स बताया गया था, यानी जहां पर जहाज खड़े होते हैं वहां पर। तो सबसे अधिक जो हिंटरलैंड किसके पास है? इसी कोलकाता बंदरगाह। तो हिंटरलैंड सबसे अधिक किसकी है? सबसे अधिक क्षेत्रफल में हिंटरलैंड किसके पास है? तो वो है आपका कोलकाता के पास है। क्लियर? और यह एक नदी बंदरगाह है। तो हम लोग जब बात करते हैं नदी बंदरगाह में, तो यह दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगर देखा जाए कृत्रिम की अगर जो बात किया जाएगा तो दूसरा सबसे बड़ा अगर देखा जाए, ये किसमें? प्राकृतिक की बात नहीं हो रही, कृत्रिम की बात हो रही। कृत्रिम में अगर देखा जाए तो दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। क्लियर है? पहला कौन सा हो जाएगा कृत्रिम में? भारत का सबसे बड़ा, वो हो जाएगा चेन्नई। क्लियर है? तो दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ये आपका, ठीक, इसी में अगर जो हिंटरलैंड्स है जहां पर जहाज खड़े होते हैं, वो है आपका डायमंड हार्बर। क्या है? हार्बर। हार्बर का मतलब भी होता है पोताश्रय, यानी कि जहां पर जहाज खड़े किए जाते हैं, जहां पर वह स्थान, जहाज रखने का स्थान जो है हार्बर कहलाता। तो आपको एक पॉइंट जानना है, कभी कभी आता है, ठीक, जो है ये पर्ल हार्बर। आपको एक बात जानना, जो पर्ल हार्बर है वो जापान में पड़ेगा। क्लियर? जब आप द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति वो पढ़ते हैं तो हिरोशिमा और नागासाकी पर जब अमेरिका ने एटम बम डाल दिया था, उसका मेन रीजन ये था कि पर्ल हार्बर द्वीप पर अमेरिका का कब्जा था और जापान वालों ने क्या किया? उसी द्वीप पर आक्रमण करके उसको अपने अंडर में ले लिया। इसी वजह से क्या हुआ कि इस जो है दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका कूद पड़ा और फिर उसने क्या किया? हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम डाल दिए। तो पर्ल हार्बर जापान में, जबकि डायमंड हार्बर कहां पर है? तो ये आपका वेस्ट बंगाल में है। क्लियर है? और अगर जो डायमंड हार्बर की बात की जाए, यहीं पे सबसे पहले जो है अगर देखा जाए कृत्रिम यानी कि इलेक्ट्रिक टेलीग्राम यानी कि व्यवस्था की बात की गई। तो विद्युत जो तार है आपका,
ठीक, उस जो है वो कहाँ पर सबसे पहले जो है ये व्यवस्था हुई, तो डायमंड हार्बर। क्लियर। तो अगर टेलीग्राम सबसे पहले शुरू किया गया था आगरा से कलकत्ता, और पहला कहाँ से शुरू किया गया था, डायमंड हार्बर। ठीक, चलिए बातें किसके बारे में थी, कोलकाता के बारे में। कृत्रिम बंदरगाह है, एक नदी बंदरगाह है, ये सारी चीजें। क्लियर। और अगर देखा जाए 1870 में जो है पहले क्या किया, जैसे ही जब कब्जा हुआ 1833 में, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है किसकी तरफ शिफ्ट हो गई, बंगाल की तरफ। उसका पूरा फोकस बंगाल, क्योंकि उस समय अगर देखा जाए तो जैसे आज भारत में मुंबई और इधर सूरत वगैरह ये बात किया जाए तो ये बहुत बड़े इंडस्ट्रियल एरिया और इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ से बहुत रिच है, अमीर है। तो अगर देखा जाए तो मुंबई क्या है, सबसे माला माल बंदरगाह है, बहुत पैसा है, बहुत रिच है। ऐसे उस समय का क्या हुआ करता था, कोलकाता पूरा जो प्रेसिडेंसी बनी वो इसी के लिए, क्योंकि यहाँ पर गंगा यमुना नदियां बहती थी, बहुत बड़े पैमाने पर खेती होती थी। ठीक, नदियों में पानी हमेशा साल भर रहता था, ये एवरग्रीन है, कभी सूखती नहीं गंगा। इसी वजह से, और उस समय इकोनॉमी का मेन एक सोर्सेस था एग्रीकल्चर, इसी वजह से इधर डिपेंड हुआ। अब जो यहाँ से धान गेहूं ये जो इकट्ठा हो रहा बड़े पैमाने पर कैसे पहुंचाया जाए ब्रिटेन को, इसी वजह से क्या किया गया कि जो है हल्दिया पड़ता है, हल्दिया से लेके और पूरा आपके इलाहाबाद तक एक जो है नेशनल वाटर वे की स्थापना की गई, और बड़े पैमाने पर जहाजों के द्वारा इसी जो है बंदरगाह तक पहुंचा दिया जाता था माल। उसके बाद वो जहाज के थ्रू बड़े जहाजों में लद के और फिर पहुंच गया ब्रिटेन। क्लियर। तो अगर देखा जाए जो ये बंदरगाह है ये वायु मार्ग के लिए विश्व में जो है पूरा फेमस है। क्लियर। यहीं से पूरे विश्व पर क्या किया जा सकता है, निर्यात होता रहता है। क्लियर। तो अगर हम लोग बात करें तो 1970 में इसको क्या किया गया है कि जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता दी गई। क्लियर। और गंगा जो ब्रह्मपुत्र घाटी, तो ये सामुदायिक द्वार कहा जाता है। दरअसल आप लोगों ने सेवन सिस्टर का नाम सुना होगा, यानी कि जितने भी असम से टच करते राज्य हैं, जैसे असम हो गया आपका, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, ठीक, त्रिपुरा, मेघालय, ये सेवन सिस्टर्स में आता है। तो इसके द्वारा जो भारत में आयात और निर्यात होता है वो सब सेवन सिस्टर का जो कौन गवर्न करता है, यही कोलकाता बंदरगाह के द्वारा ही पूरा गवर्नेंस देखा जाता है। यही पूरा उस एरिया में कब्जा किए हुए है, इसी पर प्रभाव है। अगर ये बंदरगाह ना होता तो इस क्षेत्रों में जो सेवन सिस्टर स्टेट है यहाँ पर आयात और निर्यात की बहुत बड़ी दिक्कत होती। क्लियर। इसी वजह से देखते हुए इसका जो है भारत सरकार के द्वारा जो मान्यता 1870 में जो है इसका उपयोग किया गया। ठीक, आगे बात हम लोग करेंगे इसी में। इस पर बहुत ज्यादा प्रेशर था, इसी वजह से इसको सपोर्ट करने के लिए क्या किया गया, हुगली नदी के किनारे ये भी हल्दिया बंदरगाह, और ये भी कैसा है बंदरगाह, तो ये वेस्ट बंगाल में है। और अगर देखा जाए किस प्रकार का बंदरगाह है, कृत्रिम बंदरगाह है। क्लियर। ये किसके जो है वर्कलोड को कम करने के लिए स्थापना किया गया था, तो कोलकाता को वर्कलोड को कम करने के लिए हल्दिया बंदरगाह की स्थापना की गई थी। क्लियर। अगर जो हम लोग बात करें, ठीक, हाँ, थोड़ा ये जानेंगे, कोलकाता का भी नाम थोड़ा बदल दिया गया 2020 में। अगर देखा जाए इसका नाम कर दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए 2020 में इसका नाम बदला गया है, क्या कर दिया गया, जैसे 2017 में कांडला को पंडित दीनदयाल कर दिया गया, ऐसे ही जो है ये इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, क्या कर दिया गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया गया। क्लियर। अगर हम लोग कोलकाता की एक पॉइंट और जान लेंगे तो ये 29 जो है उत्तरी 24 परगना है, वहां पर स्थित है। अगर ये जिला वेस्ट बंगाल का तो इस जिले में है, उत्तरी 24 परगना जिला है, वहां पर ये स्थित है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसका जो है नाम कर दिया गया। हल्दिया बंदरगाह में जो है बताया गया ये भी हुगली नदी के किनारे है। ठीक, हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है, कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक, और पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्लियर। अगर हम लोग बात करें, ठीक, अगर देखा जाए पारादीप, इसके बाद कौन सा बंदरगाह है, पारादीप। ठीक,
नेक्स्ट बंदरगाह है आपका पारादीप। ठीक, जो हम लोग पारादीप बंदरगाह की बात करें तो आपको एक नदी बताई जाती है, महानदी, आप लोगों ने सुना होगा। सबसे पहले जान लेंगे ये कहाँ पर है, उड़ीसा में। और तो कॉमन फैक्ट आपके सामने रहेगा, पश्चिम ये पूर्वी घाट में है और बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है। क्लियर। अगर देखा जाए और इसकी जो गहराई है ये कहाँ पर है, उड़ीसा में है, और इसकी गहराई जो है 15 मीटर है। कितने मीटर है, 15 मीटर है। दूसरी अगर हम लोग बात करें, जब आपको देखा है महानदी बताई जाती है, उड़ीसा का शोक किसको कहते हैं, महानदी को कहा जाता है। क्लियर। तो ये जो महानदी है, क्लियर, और जहां पहुंचता है समुद्र, यहाँ पर क्या है, जो संगम होता है जहां पर मिलती, इसी के संगम पर ये स्थित है। क्लियर। और अगर इसके बाद जो है वहीं से अगर देखा जाए शुरू हो जाती है चिल्का झीलों का सिलसिला, जैसे आपको बताया जाता है वो लैगून झील का सिलसिला, उसी में से उड़ीसा की एक सबसे बड़ी झील है चिल्का। क्लियर। तो हमको चिल्का से कोई लेना देना नहीं, जब यहाँ उड़ीसा क्षेत्र में लैगून झीलें ज्यादा, यानी समुद्र के किनारे खारे पानी की झीलों को क्या कहा जाता है, ठीक, लैगून कहा जाता है। क्लियर। जब समुद्र का पानी टकराता है थल से, इसके बाद जब रिफ्लेक्ट होता है तो अपने साथ जब वापस जाता है तो बहुत सा क्या करता है, मलबा बहा के लेके जाता है, और इसके बाद उसको क्या है, इसकी एक बाउंड्री टाइप से इसको क्या है जमा कर देता है। लेकिन क्या है, यहाँ पर झीलें बन जाती, वैसे ही समुद्र के किनारे खारे पानी की झील को लैगून। तो यह अगर देखा जाए तो इस प्रकार का जो है बंदरगाह है, ठीक, तो यह एक लैगून बंदरगाह है। क्लियर। क्या है, लैगून कहा जाएगा। क्लियर है बात। और उड़ीसा में स्थित है। क्लियर। आगे अगर देखा जाए जो थर्मल कोल का ये निर्यात करता है, जैसे आपको थर्मल पावर प्लांट लगते हैं तो थर्मल कोल जो होता है उसका निर्माण किया जाता है। आप लोगों ने उड़ीसा पे अगर बात किया जाए या झारखंड की, जैसे सिंहभूम, बस्तर, ये सब जो होती है, जादूगोड़ा, ये सब चीजें जो है खाने बहुत सारी यहाँ क्षेत्रों में है। जैसे ये आपका छोटा नागपुर पठार, तो यहाँ पर जो लौह ऐश्वर्य है इसका भी सप्लाई कौन करता है, निर्यात करता है, ये पारादीप बंदरगाह। और अगर पूछा जाए किस प्रकार का बंदरगाह है, तो जो पारादीप बंदरगाह है ये प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक, कैसा है, प्राकृतिक बंदरगाह है। क्लियर। आगे हम लोग बात करेंगे इसी में। नेक्स्ट है विशाखापत्तनम। विशाखापट्टनम बंदरगाह, ये आपका पड़ता है आंध्र प्रदेश। कहां पर पड़ेगा, आंध्र प्रदेश में, पहली बात। दूसरा अगर देखा जाए जो ये आपका पड़ता है, ठीक, जो ये विशाखापट्टनम है तो आंध्र प्रदेश में स्थित है, पहली बात। और भारत का सबसे गहरा, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, ठीक। और उसके बाद पूछा जाए कैसा है, प्राकृतिक है। कैसा है, प्राकृतिक बंदरगाह है। तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, विशाखापट्टनम। या आपसे पूछा जाए कि पूर्वी घाट का सबसे गहरा या प्राकृतिक सबसे गहरा, तो आपका आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम बंदरगाह। क्लियर है। अगर देखा जाए यह देश का चौथा सबसे बड़ा, अगर जो हम लोग एरिया में बात करें तो देश का चौथा सबसे बड़ा बंदरगाह है। चौथा सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो विशाखापट्टनम है, ठीक। और अगर देखा जाए ये किसके लिए है, तो ये शिप यार्ड के जो है निर्माण के लिए, जो शिप यार्ड है, उद्योग इंडस्ट्री है, वो कहां पर है, इसी बंदरगाह में स्थित है। क्लियर। तो जो है जलयान कहते हैं हिंदी में, तो जलयान निर्माण उद्योग के लिए यह बंदरगाह फेमस है। क्लियर बात। तो अगर जो हम लोग देखेंगे तो कौन सा इंडस्ट्रियल बंदरगाह कहलाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। ठीक, समझ पाए ना, क्योंकि उद्योग जगत के लिए सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह माना जाता है। क्लियर। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे इसी में। विशाखापट्टनम के बाद आता है, विशाखापट्टनम पर जो है लोड ज्यादा था और चेन्नई पर, तो इन दोनों के लोड को कम करने के लिए बनाया गया एक बंदरगाह एनोर।
क्लियर। 1999 में जो है इसका जो है क्या किया गया, निर्माण प्रारंभ हुआ और 2001 से इसने काम करना शुरू किया। तो अगर देखा जाए और ये किस प्रकार का बंदरगाह है, तो ये कृत्रिम बंदरगाह है और है कहां पर, तो तमिलनाडु में। कहां पर है, तमिलनाडु में ये स्थित है। ठीक, कृत्रिम बंदरगाह है और कहां पर स्थित है, तो तमिलनाडु में स्थित है। 1999 में इसकी स्थापना जो है निर्माण किया गया और फिर जो है 2001 में इसने काम करना प्रारंभ किया। क्लियर है। और अगर देखा जाए जो है यह भारत का पहला कारपोरेटरीकृत जो है बंदरगाह माना जाता है। ठीक, तो कारपोरेटरीकृत बंदरगाह भारत का पहला कौन सा है, तो एनोर है। तो अगर देखा जाए भारत का पहला कारपोरेटरीकृत, ठीक, ये समझ पा रहे हैं बात को। ठीक, और अगर देखा जाए यहां से अल्प मात्रा में लौह अयस्क का भी निर्यात होता है। ठीक, और अगर देखा जाए जो इसमें होता है पीएलओ, ठीक, के निस्तारण का काम भी यहाँ पर बड़े पैमाने पर होता है। क्लियर। चले आगे हम लोग एक और बंदरगाह की बात करेंगे, चेन्नई। चेन्नई बंदरगाह की अगर जो हम लोग बात करें, चेन्नई बंदरगाह, तो चेन्नई बंदरगाह की हम लोग बात करें, अगर जो हम लोग देखें तो किस प्रकार का ये बंदरगाह है। पहला तो कृत्रिम बंदरगाह, ठीक। दूसरा पॉइंट आपको ये जानना है कि ये स्थित कहाँ है, तमिलनाडु। और जो कॉमन फैक्ट तो आपको जानना है, बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाट पर स्थित है। क्लियर, ये तो बिल्कुल जो है। अगर देखा जाए जो 1881, ठीक, 1881 में यहाँ पर क्या है, इसका जो है क्या किया गया, जो है उद्घाटन किया, यानी वहां से इसने कार्य करना प्रारंभ किया। सबसे पहले अगर जो हम लोग बात करें चेन्नई की, तो भारत का जो है, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह, अगर जो आपसे पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, आपका आंसर हो जाएगा चेन्नई। क्लियर। अब एक देखेंगे, अगर जो पूछा जाए कि पूर्वी घाट का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह, क्या क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, पूर्वी घाट का, पूर्वी घाट का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, तब भी आपका आंसर हो जाएगा चेन्नई। क्लियर है। अगर देखा जाए तो जो है यह जो है विश्व में 91 पोजीशन रखता है। किस चीज के लिए, 91वां स्थान विश्व में रखता है, जो है सबसे बड़े कंटेनर बंदरगाह के रूप में। किसके रूप में काम करता है, जो कंटेनर, बड़े बड़े यहाँ पर जो है कंटेनर तैयार किए जाते हैं, इसके बहुत आधुनिकीकरण है। ठीक, तो जो है 91वां सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है विश्व का। समझ पा रहे हैं। तो 91वां विश्व का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह। समझ पा रहे हैं बात को। अगर जो हम लोग बात करेंगे इसी में, ठीक, तो स्थित कहां, अगर पूछा जाए कि बंगाल की खाड़ी का सबसे बड़ा जो है बंदरगाह कौन सा है, तब भी ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, चेन्नई। ठीक, दूसरा आपको कौन सा बताया गया था, कोलकाता। और कृत्रिम की बात किया जाए तो पहला। ठीक, चले और एक हम लोग लास्ट में एक और बंदरगाह की चर्चा करेंगे, इसी में देखेंगे जो है तूतीकोरिन बंदरगाह। आप लोग जब मैप पर देखेंगे तो जो ये भारत है, इसके बाद जो है ये श्रीलंका का एरिया शुरू होता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ पर एक पड़ती है पाक जल संधि, इधर बंगाल की खाड़ी, इधर मन्नार की खाड़ी। तो ये अगर देखा जाए तो कहां पर पड़ेगा, मन्नार की खाड़ी में पड़ेगा। कहां पर पड़ेगा, मन्नार की खाड़ी में। अगर जो पूछा जाए राज्य कौन सा, कहां, किस राज्य में है भारत के, तो आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। क्या हो जाएगा,
तमिलनाडु में स्थित। अब एक पॉइंट ये जानना जरूरी है कि जो ये तूतीकोरिन बंदरगाह है इसका निर्माण क्यों किया गया था, तो ये भी चेन्नई पर जो है बढ़ते लोड को कम करने के लिए, जैसे एनोर का जो है निर्माण किया गया था, ऐसे तूतीकोरिन का भी किया गया था निर्माण। और ये कैसा है, ये भी मानव निर्मित है, कृत्रिम बंदरगाह है। कैसा है, कृत्रिम बंदरगाह है। क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे, अगर देखा जाए जो है इसका उद्घाटन जो है 1974 में, ये काम कब शुरू किया गया, तो 1974 में इसका उद्घाटन किया गया और वहीं से इसने काम करना शुरू किया। तूतीकोरिन का अगर जो बात किया जाए 2011 की, ठीक, तो 2011 में इसका नाम बदल दिया गया। कभी कभी तूतीकोरिन नहीं पड़ता है, इसका जो है चिदंबर नार पड़ता है नाम। इसका क्या है, इसका नाम है BO। ये है इसका पूरा नाम। क्लियर। तो 2011 में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, BO चिदंबर नार कर दिया गया है। क्लियर। अगर देखा जाए हम लोग बात करें पूरा कोस्ट लाइन की, ठीक, तो जो भारत की जो कोस्ट लाइन है वो जैसे आपका है ये 7516.6 ये कोस्ट लाइन पड़ती भारत की। तो सारे बंदरगाह जो कोस्ट लाइन है इसी से लगे हुए हैं। क्लियर। तो अगर जो हम लोग बात करेंगे, जो बंदरगाह आपको बताया गया, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट और भारत के कौन कौन से राज्य इसमें इन्वॉल्व, ये सारी चीज आपको अच्छे से जानना, और यही सारे फैक्ट बनते रहते, बड़ा कंफ्यूज, इसीलिए जो आपको एक ग्राफ इससे पहले शुरुआत में बताया है उसी को फॉलो करेंगे और इस कंफ्यूजन से निकलकर 1 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आएगा, उसको सही करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।